गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड वेक्टर इक्वेशन किए थे। आज उसी को आगे पढ़ते हुए हम इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में बच्चों बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, एक फ्री चार्ज इक्विलिब्रियम होगा, फिक्स्ड चार्ज होगा और तीसरा होगा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम उससे डिस्कस करते हैं। आज पूरा थॉरो स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इक्विलिब्रियम में बच्चों क्या क्या पढ़ना है हमें? फ्री चार्ज सिस्टम। ठीक है, फ्री चार्ज सिस्टम पढ़ेंगे, फिर से फिक्स्ड चार्ज सिस्टम पढ़ेंगे, और थर्ड हमारा होगा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पे। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंट बात यह है, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब उस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। और साथ ही में नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ में नेट टॉर्क 0 होगा, इसकी यूज़ तो बहुत कम पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि सारे फोर्स एक ही पॉइंट से पास करते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हालांकि जब हम मैकेनिक्स के साथ इसको क्लब करेंगे तो जाके इसका भी यूज आएगा। फिलहाल के लिए हमारे सारे क्वेश्चन तो इस पे ही हो जाएंगे। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है बच्चों? कि फोर्स का x कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, फोर्स का y कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए और फोर्स का z कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए। सारे कंपोनेंट 0 होना चाहिए। ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। क्लियर है? चलिए, अगर आप इतनी बातें जानते हैं तो फिर सवाल आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है बच्चों हमारा, वो फिक्स्ड चार्ज के लिए। कैसा है? फिक्स्ड चार्ज सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इसमें जनरली क्वेश्चन क्या बनता है? इसमें जनरली क्वेश्चन बनता है लोकेशन पे बेस्ड, कि चार्ज को कहाँ पर ला के रखें। ठीक है ना, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें मिलेगा। कैसा क्वेश्चन होगा आइए पहले समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए बच्चों हमें कोई 2 चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, 2 चार्ज दिया हुआ है, उनके बीच में दूरी क्या है? r। और ये चार्ज कैसे हैं बच्चों? ये फिक्स है। ये भी चार्ज कैसा है? फिक्स्ड है। क्लियर? मतलब ये मूव नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो। फिक्स्ड है मतलब इनका नेट फोर्स 0 है, हमें इसका कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पे सवाल ये बने बच्चों कि थर्ड चार्ज जो हम कहीं से ला रहे हैं, थर्ड चार्ज कोई है उसे ला रहे हैं, तो उसे कहाँ पर रखें कि ये थर्ड चार्ज भी किस में हो जाए? इक्विलिब्रियम में हो जाए। सवाल समझ में आ रहा है ना? ये 2 चार्ज पहले ही से फिक्स्ड है, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। थर्ड चार्ज को मुझे ला के कहीं पर भी रखना है। ठीक है ना, कि ये थर्ड चार्ज भी किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो बेसिकली सवाल किसका हो गया? लोकेशन का हो गया। ठीक है, अच्छा खुद सोचिए कि अगर इस थर्ड चार्ज को मैं लाऊंगा तो उस पर फोर्स कौन लगाएगा? ये लगाएगा चार्ज और ये लगाएगा, यानी कितने फोर्स लगेंगे? 2 लगेंगे। 2 फोर्स का सम 0 कब होगा? अगर दोनों फोर्स नॉन जीरो हैं तो। एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर आप वेक्टर पढ़े हो तो फोर्सेस कैसे हों? अपोजिट हो। जैसे मान लेते हैं F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है, तो अगर F1 फोर्स F2 फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो इनका सम क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? 2 वेक्टर का सम तभी 0 हो सकता है जब दोनों कैसे हैं? ऑपोजिट हो और
अपोजिट का मतलब ही हो गया कि उनका डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो उन बच्चों के लिए था जिनको वेक्टर मालूम है। जिनको वेक्टर नहीं मालूम है उनके लिए थोड़ा सा फील करने के लिए हम चार्ज को पुट करके देखते हैं कहाँ पे रखने से हमारा काम बन जाएगा। तो चार्ज यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पर चार्ज को रख लेते हैं। इस चार्ज को एक बार यहाँ लाएं, एक बार यहाँ लाएं, एक बार यहाँ लाएं, एक बार यहाँ लाएं। क्लियर। इस चार्ज की वजह से बच्चों इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। इस चार्ज की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो ये चार्ज किधर भाग जाएगा, ऊपर की तरफ। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है, नहीं है। इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स इधर होगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर होगा, ये इधर भाग जाएगा। क्या ये इक्विलिब्रियम में है, नहीं, ये भी नहीं है। इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स बच्चों इधर की तरफ, इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर की तरफ, ये भी हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिमिलरली ये भी चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसके वजह से फोर्स इधर और इसके वजह से फोर्स इधर। मतलब मैं इन चारों जगह पे रखता तो मुझे फोर्स, नेट फोर्स जीरो नहीं मिलता। तो कहाँ पे रखते हैं, बीच में कहीं रख के देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ज रखते तो क्या होता, इसके वजह से फोर्स इधर होता, इसके वजह से फोर्स इधर होता। फील हुआ, समझ में आया। तो एक चीज़ हम ये सीख गए कि अगर दो चार्ज हमारे फिक्स्ड हैं और दोनों चार्ज देखिए कैसे हैं, सेम नेचर के हैं। सेम नेचर कहने का मतलब कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। मतलब दो सेम टाइप के चार्ज होंगे तो थर्ड चार्ज को कहाँ लाने पे उस थर्ड चार्ज पे फोर्स जीरो होगा, बीच में कहीं। ठीक है ना। अब इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली बीचों बीच ही एकदम आंसर आ जाएगा r/2। लेकिन अगर इनका मैग्नीट्यूड अलग होता तो इनके बीच में ही कहीं जीरो होता। ठीक है ना। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है उसके पास, लॉजिकल सी बात। क्लियर है। आइए दूसरी चीज़ की समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है कैपिटल Q और यहाँ पर चार्ज है -2Q। अब ये चार्ज क्या सेम नेचर के हैं, नहीं, ये अपोजिट नेचर के हैं ना। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये फिक्स है हमारा, ठीक है ना, क्योंकि हम फिक्स टाइप चार्ज के ही क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। सिमिलर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि थर्ड चार्ज को लाके बच्चों कहाँ पर रखें कि उस पर नेट फोर्स जीरो है। फिर वही बात हो जाएगी, दो वेक्टर का सम जीरो होना है मतलब उनको अपोजिट होना पड़ेगा, यानी लाइन के अलॉन्ग ही रखना पड़ेगा। ये तो क्लियर है। ठीक है। फिर भी हम समझने के लिए यहाँ पे चार्ज लगा दे रहे हैं कि थर्ड चार्ज को यहाँ पर लाएं, यहाँ पर लाएं, यहाँ पर लाएं और यहाँ पर लाएं। इसके वजह से फोर्स बच्चों इधर होगा, इसके वजह से फोर्स इधर होगा, यानी ये नेट फोर्स इधर होगा, चार्ज भाग जाएगा। इसके वजह से बच्चों फोर्स इधर होगा, इसके वजह से इसमें फोर्स इधर होगा, नेट फोर्स किधर होगा, इधर की तरफ। ये भी हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं। हाँ, ये आप समझ सकते हैं, r दूरी है ये, इसके वजह से फोर्स इस पे इधर की तरफ होगा, नेगेटिव है ना, अट्रैक्ट करेगा। और पॉजिटिव की वजह से फोर्स किधर होगा, इधर की तरफ। यहाँ पे देखिए बच्चों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, यानी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर जीरो हो सकता है। इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर होगा और इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स इधर होगा, मतलब यहाँ भी पॉसिबिलिटी है जीरो हो सकता है। अब इन दो लोकेशन में ये सब तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे तो नहीं हो सकता है कुछ, इसमें और इसमें, इन दो लोकेशन में से किस लोकेशन पे नेट फोर्स जीरो होगा। तो थोड़ा सा लॉजिक आप लगाइए। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूँ, ठीक है ना, ये दूरी हम कुछ समझ लेते हैं खुद के लिए, ए है मान लीजिए, तो इसके वजह से फोर्स हम लिखते तो क्या लिखते हैं, 2kq कैपिटल Q बाई a²। क्लियर है। और इसके वजह से इस पे फोर्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, kq स्मॉल q बाई r+a का होल स्क्वायर। ठीक है। अब खुद सोचो बच्चों, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक है ना, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए न्यूमरेटर का टर्म इसका बड़ा है, तो न्यूमरेटर का टर्म बड़ा है यानी ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी। साथ में देखिए इसका डिनोमिनेटर कम है, ये ए दूरी है, ये दूरी कम है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू कम होगी, यानी ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, इसका डिनोमिनेटर कम है तो ओवरऑल वैल्यू और भी बड़ी हो गई। मतलब यहाँ पर जो फोर्स आएगा इसके वजह से
इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2, तो F1 F2 से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो नेट फोर्स हमें मिल जाएगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ हमें दिख रहा है अगर दूरी कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा। यहाँ पे दूरी ज़्यादा है तो फोर्स कम है, मैग्नीट्यूड कम है तब भी फोर्स कम है, यानी ओवरऑल वैल्यू ये कम है। यानी थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर। अब देखो बच्चों, यहाँ से ये दूरी अगर ए लेता तो इसके वजह से इस पर फोर्स किधर लगता है, इधर की तरफ, और इसके वजह से फोर्स इधर लगता, यहाँ पर हो सकता था। क्यों? क्योंकि देखो इसका तो न्यूमरेटर ज़्यादा है, इसका कम है, तो ठीक है ये अभी डोमिनेट कर रहा है, लेकिन इसकी दूरी ज़्यादा ही है, इसकी दूरी कम है, तो ये डोमिनेट करता है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी अगर अपोजिट टाइप के चार्जेज होंगे तो हम चार्ज को उस चार्ज के पास रखेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। क्लियर है? जब सेम टाइप के चार्ज होंगे तो कहाँ पे रखेंगे, बीच में रखेंगे। जब अपोजिट टाइप के चार्ज होंगे तो कहाँ पर रखेंगे, उस चार्ज के पास जिसका मैग्नीट्यूड कम है। चलिए, इतनी सारी बातें अभी याद रखनी है, तब जाके हम लोग न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं छोड़ना है कि न्यूमेरिकल करते समय दिक्कत हो। 2 चीज़ सीख लिए हैं, तो आइए तीसरी चीज़ पे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों चार्ज है क्यू, यहाँ पर बच्चों चार्ज है क्यू। ये दोनों कैसे हैं बच्चों, फिक्स है, कोई इनका लफड़ा नहीं। तो जो थर्ड चार्ज लाएंगे उस कहाँ पर 0 होगा, बीच में 0 होगा। अभी हमने पढ़ा है ना कि सिमिलर टाइप के चार्ज होंगे तो नेट फोर्स थर्ड चार्ज पे कहाँ 0 होगा, बीचों बीच 0 होगा, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो। अदरवाइज बीच में ही कहीं 0 होगा, डिपेंड कर रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है। अब थर्ड चार्ज के बारे में हमें कुछ नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है ना कि हम थर्ड चार्ज को ला रहे हैं। अब थर्ड चार्ज पॉजिटिव ला रहे हैं कि नेगेटिव ला रहे हैं, ये नहीं दिया रहता। तो ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन में ये मेंशन क्यों नहीं होता है? इसके पीछे रीज़न है बच्चों, ध्यान से देखो। इस पर तो नेट फोर्स 0 है, इस पर भी नेट फोर्स 0 है। मैं पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव की जगह मैं नेगेटिव भी लाया तो इसके वजह से फोर्स बच्चों इधर होगा, इसके वजह से फोर्स इधर होगा। अभी भी क्या हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया। इतनी ही बात नहीं है बच्चों, ध्यान से अगर देखोगे तो मैं चार्ज कितने मैग्नीट्यूड का ला रहा हूँ इस बात से भी ये इंडिपेंडेंट है। अगर Q की जगह मैं 10Q लाया तो इसके वजह से फोर्स इधर हुआ, इसके वजह से फोर्स इधर हुआ। 10Q की जगह मैं 100Q लाया तो इसके वजह से फोर्स इधर हुआ, इसके वजह से फोर्स इधर हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें मालूम है ये हमारे चार्ज कैसे हैं, फिक्स हैं, ये कहीं नहीं जा सकते। अगर फ्री होते हैं तब तो भाई सोचना पड़ता, तो वो दूसरे टाइप का सवाल हो जाता, फ्री चार्ज सिस्टम हो जाता। ठीक है, यानी हम इसमें ये चीज़ पढ़ लिए कि जिस चार्ज को हम ला रहे हैं उस चार्ज का नेचर कैसा है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस पे? इक्विलिब्रियम के सिस्टम पे। ठीक है, चलिए, तो जो छोटी छोटी बातें हमने लिखी हैं, समझी हैं, उसको पहले एक जगह लिख लेते हैं। क्या है पहली बात, क्या थी बच्चों? फॉर सेम टाइप ऑफ चार्ज, मतलब दोनों चार्ज कैसे हैं, दोनों चार्ज, ये फिक्स चार्ज के बारे में लिख रहे हैं। अगर दोनों चार्ज फिक्स्ड हैं और दोनों सेम टाइप के हैं, या तो दोनों प्लस प्लस होंगे या फिर माइनस माइनस, तो थर्ड चार्ज कहाँ पे आएगा बच्चों? थर्ड चार्ज कहाँ पर आएगा? इन बिटवीन देम। ठीक है ना, अगर दो चार्ज आपके फिक्स हैं, वो दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव है या तो दोनों चार्ज ही नेगेटिव हैं, तो थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे? इन बिटवीन देम। सेकंड क्या है बच्चों? अगर फिक्स्ड चार्ज जो हैं हमारे वो अपोजिट नेचर के हैं, अपोजिट नेचर मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तब थर्ड चार्ज कहाँ रखेंगे? सोच के बताइए, थर्ड चार्ज कहाँ पर रखेंगे? उस चार्ज के पास जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है। थर्ड चार्ज प्लेस्ड नियर द चार्ज whose magnitude is less, whose magnitude is less। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि बीच में नहीं रखना है। ठीक है ना,
whose magnitude less and not in between fixed charges। क्लियर। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या सीखे हैं बच्चों, कि जो थर्ड चार्ज हम ला रहे हैं, ठीक है ना, जो थर्ड चार्ज ला रहे हैं तो सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है किससे, थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड से, कि कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज ला रहे हैं, या नेचर से। नेचर मतलब पॉजिटिव ला रहे हैं या नेगेटिव ला रहे हैं। क्लियर है। फिक्स चार्ज सिस्टम के लिए ये 3 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसी 3 बातों को मैं फिगर से आपको अभी समझा रहा था। चलिए तो आइए, अगर ये 3 बातें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई हैं तो सवाल चुटकियों में हो जाएगा, बहुत समय नहीं लगेगा। आइए देखते हैं कैसे। पहला सवाल देखिए बच्चों, अगर कोई 2 चार्ज है, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, r, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि थर्ड चार्ज को कहाँ पर ला के रखें कि थर्ड चार्ज हमारा किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो कहाँ रखेंगे, दोनों सेम टाइप के चार्ज यानी कहीं रखेंगे बीच में। ठीक है, ये दूरी हम खुद से मान लेते हैं कि x है, तो ये कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स। तो अगर इस पर नेट फोर्स 0 होगा तो क्या हो जाएगा, k क्यू कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k क्यू कैपिटल Q r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, अंडर रूट ले लो, तो क्या आ गया, 1/x अपॉन 1/r माइनस एक्स। तो x बराबर क्या हो गया बच्चों, r/2। मतलब थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे, तो बीचों बीच रखेंगे। तो ये लॉजिकल सी भी बात थी, क्यों, क्योंकि इन 2 चार्जों का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था। तो यानी ये बीच वाले चार्ज पे इक्वल फोर्स लगाते कहाँ पर, बीच में। बात समझ में आई। अच्छा, इस न्यूमेरिकल से आप एक और चीज़ समझ सकते हो। देखो बच्चों, यहाँ पर आपका ये ऊपर का टर्म तो कट ही जा रहा है, तो ये न्यूमेरिकल भी आपको बता रहा है कि जो बीच में चार्ज रखे हैं उस चार्ज से हमें कोई लेना देना नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, नेचर क्या है, कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ता तो वो एक्सप्रेशन में बचता। एक्सप्रेशन में कहाँ आ रहा है, 1/x अपॉन 1/r माइनस एक्स आ रहा है। यानी ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको बता रहा है कि जिस चार्ज को हम ला रहे हैं उस चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज लाएँ या कैसा चार्ज लाएँ। चलिए आइए एक और सवाल देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारा एक चार्ज दिया है Q, दूसरा चार्ज है 4Q या फिर 9Q, जैसा समझ में आया आपको। इन दोनों के बीच में दूरी क्या है, R। कैसे टाइप के चार्ज हैं बच्चों, सेम नेचर के हैं, ठीक है ना, सेम नेचर के हैं, यानी थर्ड चार्ज को कहीं बीच में रखना पड़ेगा। X हम ये मान लेंगे, ये क्या हो गया, R माइनस एक्स। इसके वजह से इस पर फोर्स कितना हो गया बच्चों, के क्यू कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया 9KQ स्मॉल q बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, यहाँ पे 9 बचा, अंडर रूट लोगे तो 1/x इज इक्वल टू 3 अपॉन r माइनस एक्स। ये कितना हो गया बच्चों, r माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। सही है, r इक्वल टू कितना हो गया, 4x, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, r/4। क्लियर। r/4 किधर से बच्चों, x आया है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज से r/4 दूरी पे इस चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा, वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। चलिए, ये दोनों सवाल किस पे थे बच्चों, सेम टाइप के चार्ज के लिए थे, ठीक है। अब क्या, अगर चार्ज के नेचर को बदल दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हम अभी समझ ही चुके हैं, बस प्रॉब्लम करना रहेगा। देखो बच्चों, अगर चार्ज Q है और यहाँ पर चार्ज -9Q है, ये R दूरी है, थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे बताइए, अभी पढ़ा था हमने। अगर अपोजिट टाइप के चार्ज हों तो चार्ज थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखेंगे, उस चार्ज के पास रखेंगे जिसका मैग्नीट्यूड कम है, और बीच में नहीं रखेंगे। तो मैग्नीट्यूड इन दोनों में किसका कम है, इसका, यानी थर्ड चार्ज को इधर कहीं रखेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास। दूरी मान लेते हैं, A मान लेते हैं। इसके वजह से इस पर फोर्स कितना हो गया, K स्मॉल q कैपिटल Q बाई A स्क्वायर। इसके वजह से फोर्स कितना हो गया, K
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 9/r+a का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाता, 1/a इज इक्वल टू 3/r+a, r+a इक्वल टू 3a। क्लियर? तो r इक्वल टू कितना हो जाता, 2a। ये बराबर कितना आ जाता, r/2। समझ में आई बात? ये बराबर कितना हो जाता, r/2। मतलब ये जो दूरी होगी कितनी होगी, r/2 होगी। क्लियर? ये जो चार्ज हम ला के यहाँ पे रख रहे हैं, ये 10Q हो जाता तब क्या होता, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20Q होता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव होता तब भी कोई फ़र्क नहीं है। नेगेटिव होता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़े। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। चलिए, तो फिश टाइप के क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब क्या, अब सेकेंड टाइप के प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम क्या था बच्चों, याद है? फ्री चार्ज सिस्टम होगा। क्या होगा? फ्री चार्ज सिस्टम होगा। तो इसमें सवाल कैसे बनेंगे? तो इसमें सवाल ये आपसे नहीं बनेंगे कि थर्ड चार्ज को लाके कहाँ रखें, ठीक है ना। लोकेशन आपको दिया होगा, वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। नहीं दिया होगा तो इस मेथड से कर लेंगे जो अभी किए। क्वेश्चन ये बनेगा कि जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या है और नेचर क्या है, ठीक है ना। यानी इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसके बारे में जिक्र किया जाता है, ठीक है ना। सबसे की पॉइंट तो यही है। तो क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा तो समझ लेना कि किसके क्वेश्चन है वो, फ्री चार्ज सिस्टम के, ठीक है। हालांकि वो मेंशन रहता है उसमें कि चार्जेज हमारे फ्री हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं, थोड़ा फील कर लेते हैं। ये दो चार्ज हमने ले लिया, Q और Q। ये चार्ज कैसे हैं बच्चों, अब ये फिक्स्ड नहीं है, ये कैसे हो गए, फ्री हो गए। फ्री हो गए मतलब ये भी स्वतंत्र हैं भागने के लिए, इधर उधर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड चार्ज को लाएं, ठीक है, और कहाँ पे रखे हैं, बीच में। तो बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इसका नेचर क्या हो, कि सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो देखो क्या होता है, इसके वजह से इस पर फोर्स इधर हो गया, इसके वजह से इस पर फोर्स इधर हो गया, तो ये तो इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन सवाल किसका है, सिस्टम इक्विलिब्रियम का, ठीक है ना। इससे पीछे हमें मालूम था कि ये दोनों क्या थे, इक्विलिब्रियम में थे, नेट फोर्स 0 था। अब इसको देखोगे अगर ध्यान से, तो इसके वजह से फोर्स इधर हो गया और इसके वजह से फोर्स इधर हो गया, तो ये तो भाग जाएगा। सिमिलरली इसको भी देखोगे, इसके वजह से फोर्स इधर हुआ, इसके वजह से फोर्स इधर हुआ, तो ये भाग जाएगा। मतलब हम अपने मन से कोई भी चार्ज नहीं ला सकते, बहुत हिसाब से लाना पड़ेगा चार्ज को। कैसे लाते तो काम बनता हमारा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर पॉजिटिव ना ला के नेगेटिव चार्ज लाते हैं, ठीक है, तो क्या होता, इसके वजह से इस पर फोर्स इधर होता है, इसके वजह से फोर्स इधर होता, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाता। इसके वजह से फोर्स इधर होता और इस नेगेटिव वाले की वजह से इधर होता, कैंसिल आउट हो जाता। इसके वजह से इस पर फोर्स इधर होता और इस पॉजिटिव वाले की वजह से इधर होता। देख रहे हो ना, तीनों के तीनों किसमें दिख रहे हैं, अपोजिट हो गया ना फोर्सेस, तो यानी पॉसिबिलिटी है कैंसिल आउट होने की। मतलब नेगेटिव चार्ज लाते तो हमारा काम बनता। अब सवाल ही करेंगे कैसे तब ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना, जब इतने ध्यान से करना ही है तो सबसे सिंपल तरीका इसका ये है कि जिस चार्ज को आप ला रहे हो उस चार्ज को रखे रहो कहीं पे आराम से, ठीक है ना, उसे लाने की ज़रूरत नहीं है। उसको लाने से पहले देख लो कि अगर वो नहीं था तब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स किधर की तरफ लगा रहा है, ठीक है। तो जिधर की तरफ लगा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको फोर्स मिलता तो इक्विलिब्रियम में हो जाता। क्लियर है? यानी इसमें बेसिकली कॉर्नर के चार्ज पे आप नेट फोर्स निकाल लेते तो आपका काम हो जाता। समझ में आया? मतलब इसका की पॉइंट क्या हो गया, कॉर्नर के चार्ज को पकड़ लो। की पॉइंट क्या हो गया बच्चों, कॉर्नर के चार्ज मतलब आवेश, कॉर्नर के चार्ज को पकड़ लो बढ़िया से, तो हमारा सवाल हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर चार्ज है Q, यहाँ पर एक चार्ज है Q, ठीक है। इनके बीच की दूरी है बच्चों 2r, कितनी है 2r, ठीक है। बीचों बीच एक चार्ज लाएं
ठीक है, ये आर दूरी हो गई, ये आर दूरी हो गई। सवाल हमसे क्या पूछा है कि क्यू का नेचर क्या होना चाहिए और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए कि पूरा सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो मैं क्या करूँगा ना बच्चों, पहले इसको तो मैं हटा दूंगा। अब देखूंगा कितने चार्ज बचे, ये 2। इसके वजह से इस पर फोर्स किधर लगता है, इधर की तरफ। कितना लगता है, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर, 2r का होल स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर। ठीक है, अब खुद सोचो कि इसके वजह से इस पर फोर्स इधर है, तो मुझे जो चार्ज लाना चाहिए यहाँ पर वो कैसा लाना चाहिए, पॉजिटिव कि नेगेटिव। इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए फोर्स किधर होना चाहिए, इधर की तरफ। यानी ये चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। यानी इस पर फोर्स किधर होगा, इधर की तरफ। क्लियर, तो नेगेटिव चार्ज ला दिए, के क्यू कैपिटल क्यू, ये कितना हो गया, आर स्क्वायर। अब देखो सॉल्व कर लो, के से के गया, क्यू से क्यू गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो स्मॉल क्यू कितना हो गया बच्चों, क्यू बाई 4। मतलब जिस चार्ज को हम ला रहे हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, क्यू बाई 4। उसका नेचर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। क्लियर है बात, कुछ नहीं करना है, जिस चार्ज को आप ला रहे हो उस चार्ज को बाद में लाना, पहले देख लो कि उसके ना आने से पहले सिस्टम पे फोर्स किस डायरेक्शन में था। आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको और हल्का सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। टफ कहने के लिए है, बाकी कंसेप्ट तो वही है। देखिए, मान लीजिए हमारा सिस्टम कुछ ऐसा होता। क्लियर है, क्या है ये बच्चों, स्क्वायर है। स्क्वायर के हर कॉर्नर पे एक एक चार्ज दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि इसके सेंटर पे, ठीक सेंटर पे, मतलब डायगोनल बाइसेक्टर पे एक चार्ज को रखे हैं। अब इस चार्ज का आप मैग्नीट्यूड बताओ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू सो डैट द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। मैग्नीट्यूड भी बताना है और साथ में नेचर भी बताना। तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि कॉर्नर के चार्ज को पकड़ लेते हैं, इसे तो भूल ही जाते हैं, ये था भी। पहले कॉर्नर के चार्ज को देख लेते हैं कि भैया इसकी हरकतें क्या है, ये किधर जाना चाहता है। तो इसके वजह से फोर्स किधर हो गया, इधर हो गया। कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर, इस चार्ज की वजह से फोर्स किधर हो गया बच्चों, इधर की तरफ। कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये तो वेक्टर है, वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना हो जाएगा, √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर है ना, ये सब सवाल हमने कूलम्ब में डिस्कस कर रखे हैं पहले से। दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ दैट वेक्टर। 2 के वजह से तो आगे बच्चों, अभी एक ये चार्ज बचा हुआ है तो इसको क्यों छोड़ा जाए। इसके वजह से भी फोर्स किधर हो गया, इसी डायरेक्शन में। कितना हो गया, तो ये दूरी कितनी होती है बच्चों, √2a। तो यानी फोर्स कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर √2a का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। यानी ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स बेसिकली हमारा आ गया है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इन ब्रैकेट √2 + 1/2। इतने नेट फोर्स लगेंगे। अब हम लाएंगे किस, अपने उस चार्ज को। कहाँ पे उस चार्ज को रखना है बच्चों, सेंटर पे, क्योंकि सवाल लोकेशन का नहीं है। लोकेशन का सवाल किसमें बनता है, फिक्स चार्ज में। फ्री चार्ज में क्या क्वेश्चन बनता है, नेचर ऑफ चार्ज का। तो जिस चार्ज को ला रहे हैं कैपिटल क्यू लिख लेते हैं। अब खुद बताओ नेट फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और इसको इक्विलिब्रियम में करना है। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तभी तो फोर्स इधर लगेगा। क्लियर है, मतलब जिस चार्ज को लाएंगे वो चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो वो तो सॉल्व करने पे आ जाएगा। ये दूरी कितनी है, तो डायगोनल की आधा, a/√2। कितना हो गया, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू a/√2 दैट इज a स्क्वायर इंटू 2। के से के गया, क्यू से क्यू गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया। यानी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, क्यू की वैल्यू आपकी हो गई q/2 इन ब्रैकेट √2 + 1/2। ठीक है, इतने मैग्नीट्यूड का चार्ज लाएंगे, इससे ना ज़्यादा इससे ना कम।
और ये चार्ज कैसा होना चाहिए बच्चों, चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। क्लियर है, नेगेटिव लाएंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए किसके, ये आपके क्वेश्चन हो गए फ्री चार्ज सिस्टम के। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में बेसिकली हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब जो थर्ड टाइप है वो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पे, थर्ड टाइप ही खुद में क्या है, एक टाइप है। ठीक है ना, उससे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, अगर आप एसएचएम पढ़ते हैं तो और भी अच्छी बात है, एसएचएम पढ़ रखे हैं क्लास 11th में, तब तो ये सवाल आपके लिए आसानी हो जाएगा। तो हमें बेसिकली टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की चर्चा करनी है। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल है। तो आइए पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद ही सवाल किया जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर एक बॉडी रख ली है बच्चों। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया गया। और यहाँ पर एक बॉडी रख ली है। ठीक है, सारे बॉडी पे बच्चों नेट फोर्स क्या है, 0 है। ठीक है ना, इस समय नेट फोर्स क्या है, 0 है। यहाँ भी नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो जब नेट फोर्स 0 है तो सारे के सारे किस में है, इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम में है तो कौन से इक्विलिब्रियम में है, न्यूट्रल है, स्टेबल हैं, अनस्टेबल हैं, तो उसको आप वो समझते हैं। पहले बच्चों हम बॉडी को जहाँ पर वो स्टेबल है, मतलब जहाँ पर नेट फोर्स 0 है, उसको उस पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करके देखते हैं। हल्का सा डिस्प्लेस, ये नहीं करना कि डिस्प्लेस करके यहाँ पे चढ़ा दिए, बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, यानी यहाँ पर हम ला दिए। ठीक है ना, किधर की तरफ डिस्प्लेस किए, ऊपर की तरफ, एक्स हमारा ऊपर है। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे लाओगे तो एक फोर्स नीचे की तरफ लगने लगेगी। आप तो खुद ले गए हो ऊपर, फोर्स किधर लगेगी बच्चों, नीचे की तरफ। यानी जिधर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। बात समझ में आई, मतलब कि अगर मैं इसको छोड़ देता तो बॉडी अपने पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करती, जहाँ पर थी वहीं पर आने की कोशिश करती। तो अगर ऐसा सिचुएशन किसी के साथ है तो वो किस में आ जाएगा बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किसके अंदर आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमको क्या ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स तो 0 होगा ही, कोई दिक्कत की बात नहीं। बॉडी को एक्स डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में, तो फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है। यानी बेसिकली वेक्टर के फॉर्म में बात करें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन ऐसा है, अपोजिट है। क्लियर है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, बॉडी खुद की पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करती है। बॉडी वांट टू रीगेन इट्स पोजीशन, रीगेन इट्स पोजीशन। क्लियर, बात समझ में आई। चलिए और क्या कुछ हो सकता है देखते हैं। अगर इस एक्सिस को मैं रेफरेंस एक्सिस मान लूँ तो आप ध्यान से देखोगे तो ये बॉडी जो है इस एक्सिस से नीचे की तरफ है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी से क्या है, नेगेटिव है। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम केस में ये 2 चीज़ तो आपको याद रखनी है। साथ में एक और चीज़ याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम। एक एक चीज़ जैसे बताए हैं वैसे एकदम इम्पॉर्टेंट। अभी सवाल कराने जाएंगे फिर इसकी चर्चाएं होंगी, तो बेटर है कि आप यहीं पे समझ लो। ठीक है, कोई बॉडी पे नेट फोर्स 0 है और उस बॉडी को हल्का सा उसके पोजीशन डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उस बॉडी पे अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, या बॉडी अपने पोजीशन को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है उस जगह पे, तो वो किस टाइप में आते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। चलिए आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली चर्चा में तो एक चीज़ दिखी गई होगी, इस रेफरेंस एक्सिस से ये ऊपर है, यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, मैक्सिमम है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको हल्का सा एक्स डिस्प्लेस किया तो फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिधर मैं डिस्प्लेस किया उधर ही चला जाएगा ये। यानी दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या मिल गई कि फोर्स इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिधर की तरफ डिस्प्लेस किए हो बच्चों उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर जाएगी। दैट इज बॉडी विल नॉट रीगेन इट्स पोजीशन, बॉडी विल नॉट रीगेन इट्स पोजीशन। ठीक है, इट्स पोजीशन मतलब सीधी सीधी बात है, ठीक इसका उल्टा है। बॉडी को एक्स डिस्प्लेस किए हैं तो जिधर डिस्प्लेस किए उधर ही फोर्स लगेगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में फोर्स लगता था। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। क्लियर। और इसमें बॉडी अपने पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करता था। ठीक है ना, इसे यहाँ से छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन आप यहाँ से डिस्प्लेस कर दिए तब तो कहीं और चला जाएगा। तो ये बच्चों हमारा किस में आ जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। किस में आता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इन महाशय के साथ क्या केस है। तो इसको हल्का सा डिस्प्लेस किए, यहाँ पर आ गया। ठीक है, कोई अंतर नहीं आया, क्यों, रेफरेंस में कोई चेंज नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो पहले थी वहीं बाद में है। तो पहले भी जीरो थी, बाद में भी जीरो थी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितना है बच्चों, जीरो है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही जीरो है तो ये कैसे इक्विलिब्रियम में आ गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतनी चर्चाएं हम किस लिए कर रहे हैं, इतनी चर्चाएं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। ठीक है, हम लोग अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, तो आपको तो पहले ये मालूम होना चाहिए था कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो वो किस टाइप के इक्विलिब्रियम पे सवाल बनेगा। ठीक है ना, इसलिए इतनी चर्चाएं की हैं। आगे चल के बहुत इनका यूज आने वाला है। इनफैक्ट आप अगर 11th में होंगे तो इनका तो बहुत ही यूज पड़ा होगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल। सवाल के मदद से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। तो अभी हमने इक्विलिब्रियम की चर्चाएं की थी, आइए उन्हीं चर्चाओं में इसको भी मिला लेते हैं कि एकदम सीक्वेंस में ही लगे आपको, कुछ ये ना लगे कि अलग तरह के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये हो गया चार्ज बच्चों हमारा, पॉजिटिव क्यू, ये भी पॉजिटिव क्यू। ये चार्ज कैसे हैं, फिक्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिक्स है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। एक चार्ज को रखें बीचों बीच, ये भी किस में है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, मतलब इसमें नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कैसे इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तो देखिए क्या करते हैं, मैं इस चार्ज को हल्का सा इधर डिस्प्लेस कर लेता हूँ, हल्का सा, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम है, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बना दिया गया है। ठीक है, मतलब ये चार्ज भैया यहाँ पर आ गया। अब देखो ये दूरी कम हो गई हमारी, यानी ये इस चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ। ये चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ। नेट फोर्स कौन सा ज़्यादा होगा, ये वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। तो जिसकी दूरी कम होगी उसका फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है। मतलब इस चार्ज पर नेट फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। ध्यान से देखिए, डिस्प्लेस किधर किए हैं, इधर की तरफ। नेट फोर्स किधर लगा है, इधर की तरफ। किस टाइप का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। क्या ये अपने पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, तो आइए देख लेते हैं। नेट फोर्स बच्चों इधर की तरफ है ज़्यादा, यानी इधर की तरफ ये आने की कोशिश करेगा। आया 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 आया, नेट फोर्स जीरो हो गया, फिर आया आया आया, इधर आ गया। जैसे ही इधर आया बच्चों, ये इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर। अब बताओ किसका फोर्स ज़्यादा, तो जिसकी दूरी कम, यानी कि इस यहाँ पर जैसे ही आ गया इधर से, तो भैया इधर की तरफ नेट फोर्स लगने लगा, और बॉडी किधर आई, इधर की तरफ। ठीक है, मतलब फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट में कैसे लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। और बॉडी हमेशा अपने उस पोजीशन के अबाउट चल रही है, जो पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स क्या था, जीरो था। बेसिकली इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन कहा जाता है।
द पोजीशन वेयर नेट फोर्स इज जीरो इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ठीक है, यानी ये पता चल गया कि ये भैया हमारा कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का है। यानी हम इस पर सवाल बना सकते हैं, हम इसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं कि टाइम पीरियड बताइए आप, क्योंकि ये ऑसिलेट कर रहा है ना बच्चों, ध्यान से देखो, इधर गया, इधर आया, फिर इधर जाएगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, चलिए खैर सवाल बाद में करेंगे, पहले एक और टाइप देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को फिर ध्यान से देखो बच्चों, क्या होता अगर मैं ऐसे ना डिस्प्लेस करके ऐसे डिस्प्लेस करता परपेंडिकुलर। समझने की बात है ना, नेट फोर्स तो यहाँ पे जीरो था, नेट फोर्स यहाँ भी जीरो था, यहाँ भी जीरो है। अब मैं इसको ऊपर डिस्प्लेस किया, ये चार्ज आ गया यहाँ पर, तो इसके वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इसके वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर है, नेट फोर्स इधर की तरफ है। समझ में आई बात? इतनी बनाते हैं, आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। एक्स मैंने ऊपर डिस्प्लेस किया, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल। क्लियर है? तो ये बात समझ में आया कि यहाँ से टाइम पीरियड के क्वेश्चन तो नहीं बना पाता मैं, क्योंकि ये ऑसिलेट ही नहीं करेगा, इस पर नेट फोर्स ऊपर लग गया, ऊपर भाग जाता। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ किसके क्वेश्चन, टाइम पीरियड से ही रिलेटेड। तो ये पॉजिटिव के जगह अगर नेगेटिव ले लेता बच्चों, ध्यान से देखो, तो जैसे ही नेगेटिव लेता ऊपर डिस्प्लेस करता, फोर्स इसके वजह से इधर लगता, इसके वजह से इधर लगता। डिस्प्लेस किए किधर किए हैं, ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, नेट फोर्स, यानी ये नीचे आता है ऐसे। जैसे ही इधर आ जाता क्रॉस करके, तो फिर फोर्स इधर लगने लगता है, इसके वजह से फोर्स इधर लगता, यानी नेट फोर्स इधर लगने लगता। यानी ये इस तरह से ऑसिलेट करता है एक ही जगह पे। यानी अगर नेगेटिव चार्ज में ले रहा हूँ इन दो फिक्स चार्ज के बीच में, और उसको परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तब वो ऑसिलेट करेगा। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अलोंग द एक्सिस डिस्प्लेस करूँगा, तब ऑसिलेट करेगा। ठीक है ना? यानी ये नेगेटिव चार्ज के लिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए किस टाइप की इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो आइए, जब ये समझ गए हैं तो टाइम पीरियड के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इतनी बातें समझ गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को एसएचएम दिमाग से उतर गया होगा उनके लिए थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन बच्चों होता है -kx। ठीक है ना? माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, -ω²x। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो। यहाँ से a बराबर क्या ले सकते हैं, -kx/m। तो इस टर्म को, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, हम इसको ω² से रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, यानी ओमेगा बेसिकली क्या है हमारा, √k/m। ठीक है, अच्छा ओमेगा क्या होगा, 2π/T। तो कितना हो गया, k/m, यानी t = कितना हो गया, 2π√m/k। ठीक है ना? बेसिकली हमको इसी का मदद लेना है, इसीलिए मैं थोड़े में इसकी चर्चा कर लिया आपसे। टाइम पीरियड किसी पार्टिकल का अगर वो सिंपल हार्मोनिक कर रहा है तो क्या होना चाहिए, 2π√m/k। तो चलिए सवाल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ले लेते हैं, ठीक है, एक कैपिटल Q, इधर भी कैपिटल Q। तो अभी हमने पढ़ा है कि बीचों बीच फोर्स क्या होगा बच्चों, 0 होगा अगर यहाँ पे कोई चार्ज प्लेस कर दिया। तो हमें ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है कि दो फिक्स चार्ज हैं हमारे, ठीक है, इसके ठीक बीच में मतलब r दूरी पर एक चार्ज रखा गया है स्मॉल q, जिसका मास है स्मॉल m। वो किस में बच्चों, इक्विलिब्रियम में। तो स्लाइटली डिस्प्लेस अगर हम करें, सवाल क्या है बच्चों, स्लाइटली डिस्प्लेस करें एलोंग एक्सिस, ठीक है ना, एलोंग एक्सिस, तो टाइम पीरियड क्या होगा ये हमें पता करना। तो ये स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब क्या है कि जो एक्स हम डिस्प्लेस कर रहे हैं ना बच्चों, आर के कंपेरिजन में क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है हमारा। टाइम पीरियड के फॉर्मूले हमने सब यहाँ पे लिख लिए हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया Q, कैपिटल Q, बीच में चार्ज है Q, मास है M, ये दूरी हमारी है R, ठीक है। अब हम इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर लेते हैं, ठीक है ना, दिखाने के लिए आपको बड़ा बनाया है यहाँ पर। तो इस चार्ज से बच्चों ये दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस एक्स, और ये दूरी कितनी हो गई बच्चों टोटल यहाँ से यहाँ तक R प्लस एक्स, ठीक है। जिसकी दूरी ज़्यादा होगी उसकी वजह से फोर्स कम होगा। यहाँ पर ये चार्ज आ गया ना बच्चों, यानी एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, तो जिसकी दूरी कम होगी उसका फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब ये वाला जो फोर्स है वो इससे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। F1 लिख लेते हैं, इसको F2 लिख लेते हैं। तो हमें दिख रहा है कि F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किधर की है, इधर की तरफ। नेट फोर्स किधर की तरफ ज़्यादा है, इधर की तरफ, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन कैसा है, अपोजिट है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, F1 माइनस F2। F1 क्या है, KQ R माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस KQ स्मॉल q R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए KQ कैपिटल Q कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों का बच्चों एलसीएम क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये टर्म बचेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बगल में ही लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू 4rx, ठीक। नीचे क्या है बच्चों, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा नेट फोर्स है। तो क्या बच्चों, इस नेट फोर्स को अगर हम कंपेयर करें SHM के फोर्स से, ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक में जो फोर्स लगता है पार्टिकल से, तो क्या वो उसके इक्विवेलेंट है, तो नहीं है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे भी है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स होना चाहिए। माइनस की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि माइनस हम लॉजिकली या यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। एक्स को इधर डिस्प्लेस किया है ना बच्चों, इधर पॉजिटिव एक्स में, तो नेट फोर्स किधर, इधर की तरफ। तो माइनस हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए। इसीलिए बच्चों हमको ये कंडीशन दिया रहता है, आपके सवालों में ये कंडीशन दिया रहता है, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर। अभी ये क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक कर रहा है, ये जरूरी नहीं है। सिंपल हार्मोनिक कब करेगा, जब ये हम कंडीशन यूज करेंगे। इस कंडीशन को यूज करोगे तो देखो बच्चों, ये टर्म इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है, तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। यानी नेट फोर्स जो बेसिकली आया हमारा, वो कितना आया, 4k कैपिटल Q स्मॉल q Rx अपॉन R टू द पावर 4। तो इस R से एक R कट जाएगा तो R3 हो गया। अब ध्यान से आप देखोगे बच्चों, तो x को छोड़ के जो भी टर्म हमारे बचे हैं वो सारे कांस्टेंट हैं। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। मास हमारा चार्ज का दिया था स्मॉल m। k कितना है बच्चों, तो k ध्यान से देखिए, k है 4k कैपिटल Q स्मॉल q R3। ये हमारा टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल हमने सीक्वेंस में पढ़ाई की। पहले हमने क्वेश्चन कैसे किया बच्चों, फिक्स्ड चार्ज सिस्टम के, फिर फ्री चार्ज सिस्टम के, उसके बाद इक्विलिब्रियम के टाइप को समझा। जब टाइप समझ लिया तो उसी का एक्सटेंशन है बेसिकली सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। आइए एक और सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमने फिलहाल केवल कूलम्स लॉ ही पढ़ा है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ पे बेस्ड जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उसका डिस्कशन कर रहे हैं। एक बार जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर हम जेईई एडवांस, मेंस, नीट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन ले लेंगे, और एक ही दिन में 1 घंटे या 2 घंटे का लेक्चर होगा, सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मेरा एक चार्ज है कैपिटल Q, स्मॉल ये भी कैपिटल Q है, और एक छोटा सा चार्ज स्मॉल q मैंने यहाँ ले लिया, मास m है, इससे इसकी दूरी r है। अभी ऐसा ही किया था ना, बस इसमें और उसमें क्या अंतर है, ये चार्ज हमारा बच्चों माइनस q है, और अब इसको कैसे डिस्प्लेस करेंगे, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग टू कैपिटल Q चार्जेस, ठीक है।
सेम क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं क्या ये ऑसिलेट वगैरह करेगा कि नहीं। तो अभी पीछे ही देखे थे हमने, इस वीडियो में ही पीछे देखा है कि इसके वजह से फोर्स बच्चों यहाँ पे माइनस क्यू आ गया तो इधर लगेगा, और इसके वजह से इधर लगेगा, यानी नेट फोर्स इधर होगा तो नीचे की तरफ आएगा। डिस्प्लेसमेंट ऊपर किया है, नेट फोर्स नीचे लगा, ये नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, इस पॉइंट में नेट फोर्स 0 होगा, मोमेंटम की वजह से इधर आ जाएगा। जैसे इधर आएगा ये फोर्स फिर इधर लगाएगा, फिर इधर लगाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। मतलब अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ये टू एंड फ्रो कर रहा है। ठीक है, मतलब ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, हाँ, बताने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि एक्स क्या है, आर से छोटा है। अगर इसको एसएचएम करना होगा तो ये कंडीशन ज़रूर दिया होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं, बहुत टफ तो नहीं है अगर वेक्टर आपको आता है तो। ये कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू है। इस एक्स दूरी के पे यहाँ पर चार्ज हो गया माइनस क्यू डिस्प्लेस करने के बाद, तो इस पे बच्चों फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, और इस चार्ज की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। ये दूरी हमारी आर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, √r² प्लस x²। अच्छा ये देखो बच्चों, ये आर है, ये आर है। ठीक है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यानी ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, यानी ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, ध्यान से देखो, ऐसे यहाँ पर बना देते हैं। ये एक फोर्स हो गया, एक ये फोर्स हो गया। कितना हो गया बच्चों ये फोर्स, इस फोर्स को मैं लिख लेता हूँ कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई r²। r कितना है हमारा, r² प्लस x² अंडर रूट में उसका होल स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी फोर्स इतना ही आएगा, बहुत टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये एंगल अगर बच्चों थीटा है तो हमारा ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। मतलब हमें दिख रहा है कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट, ये एफ कॉस थीटा हो गया, ये क्या हो गया, एफ कॉस थीटा हो गया। ये इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लॉजिकली से बात है कैंसिल भी होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि पार्टिकल को डिस्प्लेस ऊपर कर रहे हैं, फोर्स नीचे लग रहा है इसमें। ठीक है, यानी एक्स में कोई फोर्स नहीं बचना चाहिए, तो फोर्स नीचे एकदम नेट कितना हो गया बच्चों, 2f sin थीटा, यानी नेट फोर्स कितना आया हमारा, 2f sin थीटा। क्लियर है। चलिए तो उसको लिख लेते हैं, फिर जो भी कंडीशन दिया है उसे पुट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेट फोर्स बच्चों हमारा आ गया है 2f sin थीटा, और हमें मालूम है कि f हमारा कितना है, कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई r² प्लस x²। ठीक है, साइन थीटा बच्चों इस ट्रायंगल में देखो, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर x हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, कितना है r² प्लस x² अंडर रूट में, तो ये x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, r² प्लस x² का पावर 1/2। ठीक है, चलिए इसको भी रब कर लेते हैं। अब यहाँ से सवाल आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा। नेट फोर्स कितना हो गया बच्चों, 2k कैपिटल Q स्मॉल q x डिवाइडेड बाई r² प्लस x² का पावर 3/2। किस डायरेक्शन में था बच्चों, डाउनवर्ड था। डिस्प्लेस किधर किए थे, ऊपर की तरफ, दिख रहा है ना। क्या ये एसएचएम कर रहा है, नहीं सर, क्यों, क्योंकि अभी भी ये होल्ड नहीं कर रहा है फॉर्मूले को। f इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, x नीचे भी है, तो x कैसा है बच्चों, बहुत ही कम, छोटा है ना। x क्या है, वेरी 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 लेस देन r, स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाता है, हल्का सा। तो ये x अगर r के कंपेरिजन में बहुत छोटा है तो ये इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 2k q स्मॉल q डिवाइडेड बाई r² का 3/2 दैट इज r3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, स्मॉल q भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी फोर्स जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। माइनस टर्म क्यों नहीं आ रहा बच्चों, क्योंकि मैंने वेक्टर में लिखा है, लॉजिकली मुझे समझ में आ रहा है कि x ऊपर डिस्प्लेस किया है, फोर्स नीचे है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे फोर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेशन आए तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख लो, फोर्स नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ माइनस जे कैप। ठीक है ना, वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन क्या होता है, माइनस जे कैप, तो माइनस आ जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर बात आपको लॉजिकली समझ में आ रही है तो कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। अब टाइम पीरियड कितना होता है, 2π√m/k, m हो गया, ये k कितना हो गया, 2k, x को छोड़ देंगे, सारा कांस्टेंट है। ठीक है ना, 2k कैपिटल Q स्मॉल q r3, ये हमारा टाइम पीरियड।
ठीक है। तो आज हमने इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल सीक्वेंस पे आएंगे और फिर ओवरऑल क्वेश्चन मैकेनिक्स से मिला के हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस पर्सपेक्टिव से हैं? इसलिए क्योंकि जब इसको छोड़ के हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन करने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ेंगे कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। तो आप ध्यान से देखोगे ना तो ये क्यू जो बच्चों है ना, ये तो स्केलर क्वांटिटी, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने फोर्स पे सॉल्व किया है उसको क्यू से डिवाइड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसीलिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ को थॉरो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।